नमस्कार साथियों, हेलो फ्रेंड्स। मैं इतिहासिका इतिहास के सफ़रनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी एक एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं जिसका नाम है NTA नेट हिस्ट्री, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि NET नेट का ये जो एग्ज़ाम है ये आपको एक एलिजिबिलिटी प्रदान करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेजेस भी हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना चाहते हैं और इस पोजीशन को लेना चाहते हैं तो नेट क्वालिफाई करने के बाद और इंटरव्यू में बैठने से पहले एक स्टेज होता है और उस स्टेज को हम एम्पैनलमेंट कहते हैं। सो यहाँ पे आपको जो स्टेज आज क्रॉस करना है वो इस एम्पैनलमेंट से होकर के गुजरता है। तो अगर आपने NTA नेट हिस्ट्री के साथ क्वालिफाई किया हुआ है तो आपका जो अहम स्टेज है वो होता है एम्पैनलमेंट का, जिसका नोटिस दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। 7 मई का डेट इस नोटिस पर डला हुआ है। 8 मई 2025 को ये नोटिस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में सारी जानकारी बटोर लेते हैं और हमें किस तरीके से ये जानकारी मददगार साबित होगी ये भी समझेंगे। सो ये जो नोटिस है ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। तो बिल्कुल पुख्ता इन्फॉर्मेशन लेकर के आई हूँ। एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए है? एम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट एंड एडहॉक पैनल। अब यहीं पर एक चीज़ को और समझ लीजिए। यहाँ जब हम इस गेस्ट लेक्चरशिप की बात कर रहे हैं और एडहॉक, ये जो दो शब्द हमने इस्तेमाल किए, ये क्या होता है? गेस्ट लेक्चरशिप में आपको पर आवर के बेसिस पर आपकी क्लासेस मिलती हैं और उसी के अनुसार आपको प्राइस रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, जो कि होता है 1500 पर लेक्चर। ठीक है, आपको महीने में, हफ्ते में जितनी भी क्लासेस मिलती हैं, फिर आप महीने का एक बिल बनाते हैं, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सबमिट करते हैं और उसी बिल के अनुसार आपका पेमेंट जो है रिलीज कर दिया जाता है। अब दूसरी चीज जो यहाँ लिखी गई है वो है एडहॉक। ये एडहॉकिज्म अभी के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ये पहले था। इसी समय से पहले, सिर्फ इस साल से पहले एडहॉक को अब बंद कर दिया जा रहा है। इसमें क्या होता था कि आप परमानेंट नहीं हैं, लेकिन जो आपकी सैलरी है वो पूरा परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर आएगी। तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क यही परमानेंट होने का है। एडहॉक एक तरीके से टेम्परेरी आपके ऊपर लगा हुआ एक टैग रहता था, जिसकी वजह से आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पूरी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स रहते हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। ठीक है, परंतु अब तो इसे हटा ही दिया गया है। अभी के लिए जो पॉलिसी है, आगे बदलाव आएगा तो वो भी मालूम चल जाएगा, परंतु अभी तो यही है। तो इसलिए अभी केवल 2 चीज़ें हैं। वो 2 चीज़ें क्या रहेंगी अब? गेस्ट लेक्चरशिप और दूसरा है सीधा परमानेंट। ठीक है, तो बीच में ये जो एडहॉकिज्म था ये हट गया है। अब इसके लिए भी हमें क्या करना है? क्या प्रोसेस इन्होंने बना करके हमें दिया है? हर दफ़ा अलग अलग प्रोसेस आता है। कभी कभी हार्ड कॉपी में भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं कि आप डिपार्टमेंट आइए और वहाँ सबमिट करके जाइए, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। तो आप अपने घर के कंफर्ट से बैठ करके एक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आपका एम्पैनलमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है जब भी प्रोसेस ऑनलाइन हो। सो ये किस एकेडमिक सेशन की बात हो रही है? 2025 से 26 की। क्या है, किस तरीके की कंडीशंस हमें फॉलो करनी है ये देखिए। नंबर 1, 2 कैटेगरीज हैं, 2 सेपरेट फॉर्म्स इस बार दिए गए हैं। पहली कैटेगरी है फ्रेश एप्लीकेंट्स की। फ्रेश एप्लीकेंट्स का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिन्होंने पहले कभी कोई भी एम्पैनलमेंट नहीं किया, पिछला एम्पैनलमेंट जिन्होंने नहीं किया,
जिनके पास एक सीरियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि वो जाकर के इंटरव्यू दे पाएं। ठीक है, एम्पैनलमेंट का अगर अपने लेम लैंग्वेज में बोलें तो ये एक ऐसा नोटिस जारी करेंगे इस फॉर्म्स को भरवाने के बाद आपके नाम के आगे एक सीरियल नंबर आएगा, वो आपका एम्पैनलमेंट नंबर होता है जिसके सहारे आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एम्पैनलमेंट का मतलब है। अगर आपके पास वो सीरियल नंबर है ही नहीं तो आप फ्रेश एप्लीकेंट हुए। और अगर और टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो जो बच्चे दिसंबर 2024 का एग्जाम क्लियर किए हैं वो बच्चे फ्रेश एप्लीकेंट हुए, इतना समझ लीजिए। क्योंकि लास्ट जो एम्पैनलमेंट आया था वो जून जुलाई 2024 में आ चुका था, उसके बाद रिवाइज लिस्ट भी आई थी अक्टूबर तक। ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लिस्ट आती रही थी। तो जो बच्चे दिसंबर 2024 का रिजल्ट और सर्टिफिकेट अभी जिनको मिला है वो बच्चे फ्रेश एप्लीकेंट्स में आएंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एम्पैनलमेंट है। कब? 2024 से 25 के अंदर अगर आप एम्पैनल्ड हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक सीरियल नंबर है, तो आप कैटेगरी बी में अप्लाई करेंगे, बी कैटेगरी वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास एकेडमिक कैटेगरी को अपडेट जिसने करना है तो उसको री एनरोलमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। एकेडमिक कैटेगरी क्या होती है वो भी अभी हम समझेंगे। और इसी के साथ ये एम्पैनलमेंट हर उस कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है जिसको भी गेस्ट अपॉइंटमेंट लेना है, और इवन परमानेंट के इंटरव्यू में भी आप बैठ सकते हैं आगे जा कर के। ठीक है, तो ये एम्पैनलमेंट बहुत क्रूशियल स्टेज है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अब देखिए, इन्होंने इन्हीं दोनों कैटेगरीज के लिए यहाँ पर लिंक्स हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। ये दो लिंक्स हैं, फ्रेश एप्लीकेंट के लिए अलग लिंक है और ऑलरेडी एम्पैनल्ड कैंडिडेट के लिए अलग लिंक है, जो बात मैंने अभी आपको समझाई। ऑलरेडी एम्पैनल्ड कैंडिडेट्स अगर अपना सीरियल नंबर देखना चाहें तो वो इजीली इन लिंक्स पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एम्पैनल्ड हैं तो आपको मालूम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेज पर जब आप जाते हैं तो एक सेक्शन आता है वर्क विद डीयू का। इस वर्क विद डीयू के सेक्शन में अलग अलग कैप्शंस हैं, कैटेगरी है एडहॉक पैनल, एडहॉक नोटिसेस। तो वहां जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के एडहॉक पैनल आपको दिखता है वहां पे, तो वहां से आप अपना सीरियल नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि 3 दफा आया था। रिवाइज लिस्ट आई थी 25 जुलाई 2024 को, एडिशनल लिस्ट भी आई 17 अक्टूबर 2024 को, और एक सेकेंड एडिशनल लिस्ट भी 17 अक्टूबर 2024 को जारी की गई। तो 3 दफा ये लिस्ट आई थी। कुछ कैंडिडेट्स रह जाते हैं जिनका कुछ स्क्रूटिनी होता है, फिर वो इम्प्रूव करते हैं तो उनको फिर डिपार्टमेंट सुनवाई करता है और एडिशनल लिस्ट जारी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डिटेल्स आपको मिलती हैं। अब करना क्या है हमें इसमें, कैंडिडेट को ये फॉर्म ओपन करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल पीडीएफ बना के रखना है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो हमें पॉइंट नंबर 16 बताएगा, जिस पे अभी हम चलेंगे। और ये जो आपका पीडीएफ है इसका कैपेसिटी 10 to 20 MB होना चाहिए, एक सिंगल मर्ज पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एक ईमेल भी आएगा कि आपने इसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। उसे आपको सेव कर लेना है, स्टार मार्क कर लीजिएगा उस ईमेल को, ताकि आगे के लिए आपको कभी जरूरत पड़े तो काम आए। सबसे जरूरी बात, 8 मई 2025 को ये नोटिस आपको वेबसाइट पर दिखना शुरू हुआ है और इसकी अंतिम तिथि दी गई है 19 मई। पूरा दिन आपको नहीं दे रहे हैं, 5 बजे तक का समय है। कई बार हम ये गलती करते हैं, लेथार्जिक लेजीनेस की वजह से आखिरी डेट्स पर जाकर के फॉर्म भरते हैं और रात को फॉर्म भरने के लिए बैठते हैं। ये काम आपने इस फॉर्म के साथ नहीं करना है। 5 बजे तक की डेडलाइन है, तो आप पहले से ही इस फॉर्म को भर करके रेडी रहिएगा। ठीक है, अब इसमें 2 शब्द आपको देखने हैं। एक यहाँ पर शब्द आया कि आपकी जो एडहॉक की या फिर एकेडमिक कैटेगरी क्या होती है, और दूसरा जो मैंने कहा आपसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ये 2 बातें हमारे लिए कभी सवाल बनी हुई हैं। ठीक है, तो जरा उस पर चलते हैं। इसमें से हमें अभी एकेडमिक कैटेगरी को समझने का उत्तर मिल रहा है।
एकेडमिक कैटेगरीज किस तरीके से बनाई जाती हैं? इस दफ़ा 5 कैटेगरीज बनाई गई हैं। हर बार बनाई जाती हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बनाई जा रही हैं। इस बार चेंजेस हुए हैं। क्या है? सबसे पहले इस कैटेगरी को देखते हैं। एनी वन ऑफ द 3 का ऑप्शन आपको मिल रहा है। या तो आपके पास मास्टर्स हो, या तो आपके पास नेट हो, या फिर पीएचडी हो। इस दफ़ा एनी वन ऑफ द 3 की बात कर रहा है। मतलब केवल जिनके पास मास्टर्स है उनका भी कुछ तो भला ये करने का प्रयास कर रहा है। ओनली मास्टर्स, ओनली नेट। अगर आपके पास ओनली नेट है तो जाहिर तौर पे आपके पास मास्टर्स है ही। ओनली पीएचडी, अगर आप पीएचडी है, अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है तो जाहिर तौर पर आपने मास्टर्स और नेट क्वालिफाई कर ही लिया होगा तब तक। तो अगर आपका ये कैटेगरी है, एनी वन ऑफ द 3 है, तो आप 5वीं कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर आपका सेकंड डिवीजन है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में, ठीक है, दोनों में ही अगर आपका सेकंड डिवीजन है और उसके साथ आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप कैटेगरी 4 में फॉल करेंगे। अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में किसी एक में आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, किसी में आपकी सेकंड डिवीजन थी, ऐसी कैटेगरी अगर है और आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो आप कैटेगरी 3 में फॉल कर जाएंगे। फिर अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में किसी में फर्स्ट डिवीजन, किसी में सेकंड डिवीजन या सेकंड डिवीजन ही है दोनों में, और आपके पास पीएचडी है, तो आप कैटेगरी 2 में फॉल करेंगे। और अगर आप शुरू से होनहार बच्चे रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में, और आपकी पीएचडी भी कंप्लीट है, तो आप सबसे पहले कैटेगरी 1 में फॉल कर जाएंगे। इन कैटेगरीज का बहुत फायदा होता है। कई दफ़ा कॉलेजेस जब अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उसमें लिख के दे देते हैं कि केवल और केवल कैटेगरी 3 तक के स्टूडेंट्स ही आए। तो ऐसे में जो बच्चा कैटेगरी 3 तक फॉल करेगा वही जा पाएगा और कैटेगरी 4 और 5 वाले स्टूडेंट्स नहीं जा पाते। तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों का भी कई बार बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। ओके, तो ये हुई आपकी एकेडमिक कैटेगरी। अब आगे चलते हैं। 9th और 10th पॉइंट में इन्होंने 2009 के रेगुलेशन की बात की है, जिन्होंने पीएचडी उस ईयर्स तक की थी, तो वो एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट क्लेम करते हैं। ये कुछ प्रावधान है जो कि ऑलरेडी जो इन ईयर्स में पीएचडी कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा विस्तार में उनके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रहती है। तो मैं अभी इसको विस्तार से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जाना चाहूँगी। और भी अब ये क्या कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और ड्यू और यूजीसी के रूल्स के अनुसार आपका क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। फिर एक और रूल जो हमें पॉइंट नंबर 14 बता रहा है कि ये फॉर्म केवल एक ही बार भरना है, 2-3 बार नहीं भरना है। कई दफ़ा उस वजह से भी रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 15 और 16 पर। पहले पॉइंट नंबर 16 को समझेंगे, जो हमें डॉक्यूमेंट्स के लिए जानकारी लेनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप सिग्नेचर करके देंगे, सेल्फ अटेस्ट करके देंगे हर एक डॉक्यूमेंट को। वो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें आपको एक सिंगल पीडीएफ में बनाना है? आपकी फोटोग्राफ, ठीक है, योर फोटोग्राफ शुड बी देयर। देन आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, EWS, PWD में से अगर आप किसी में फॉल करते हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें ज़्यादातर हम लोग क्लास 10th की मार्कशीट लगाते हैं। फिर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और अगर आपके पास MPhil PhD है तो उसकी मार्कशीट भी जाएगी। डिग्रीज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज, एंड इफ़ यू ऑल्सो हैव MPhil एंड PhD तो उसकी डिग्रीज। फिर 6 नंबर पे आप लगाएंगे नेट JRF का सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप 2009 वाले रेगुलेशन में फॉल करते हैं तो आपके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो लगाएंगे। लेकिन हम तो अगर फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं अगर, तो वो इन्हीं ईयर्स के होंगे, 2024-25 वाले, राइट। सो वो तो नेट JRF का सर्टिफिकेट ही लगाएंगे।
और जो 2009 वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपने पब्लिकेशन, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, प्रेजेंटेशन के भी प्रूफ देने हैं। ये हमें नहीं देना है, जो लोग 2009 के बाद वाले हैं। ये चीज़ यहाँ समझिए। अब कैटेगरी की बात करते हैं, रिजर्व कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर किसका लगाना है? फाइनेंशियल ईयर ये दो एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2024 से 25 का और 2025 से 26 का। तो जाहिर तौर पे हर दफ़ा जब हम फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट को अपडेट कराते हैं तो ये सर्टिफिकेट हमारे पास होगा ही होगा। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो अपने सही फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट साथ में लगाइएगा। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस पहली दफ़ा तो हो नहीं रही है कि ये पहली बार ऐसा कुछ आएगा, ये पहले भी हुआ है। तो पहले ये फॉर्म किस तरीके का दिखता था? पहले भी ऐसी ही नोटिफिकेशन जारी की गई, ठीक है, उसमें इसी तरीके से रूल्स को स्पेसिफाई किया गया। अब जब आप इसमें फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद की प्रोसेस क्या है, कैसे आता है एडहॉक पैनल? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही जैसे ये नोटिस जारी किया गया वैसे ही एडहॉक पैनल की लिस्ट जारी की जाती है। जो जुलाई 2024 की लिस्ट आई थी वो कुछ इस प्रकार की दिखती थी। यहाँ आपको अगेन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिख रहा है और ये दिख रहा है रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट एज गेस्ट एंड एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री इन वेरियस कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 से 25। इस तरीके से ये एक इंट्रो देते हैं और देन यहाँ पे ये कैटेगरीज भी मेंशन की गई थी। देख लीजिए, आपको फर्क दिख रहा होगा इस बार की एकेडमिक कैटेगरीज में और पिछली बार की एकेडमिक कैटेगरीज में, ठीक है। फिर HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के सिग्नेचर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का एडहॉक पैनल का लिस्ट है। कैटेगरी फर्स्ट किसकी थी? जो हमने भी देखा कि फर्स्ट डिवीजन इन बोथ यूजी एंड पीजी, इस तरीके की थी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बच्चों की ईमेल आईडी, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और उनका स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा, वही सारी डिटेल्स आपको इसमें मिलेंगी। अब इसमें और आगे चल सकते हो आप। ये आपने कैटेगरी 1 को देखा जिसमें कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी, हर एकेडमिक कैटेगरी में हर रिजर्व कैटेगरी फॉल करेगी। अब देखिए यहाँ पे ये आ गई दूसरी कैटेगरी, फर्स्ट सेकंड डिवीजन इन यूजी एंड पीजी, और उसी के अनुसार फिर पहले इन्होंने अनरिजर्व कैंडिडेट्स को क्लब कर दिया। फिर इसके बाद जब आप और नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स दिख रहे हैं, फिर ओबीसी वाले दिख रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी ऐसे दिखेंगे। तो ये सब है। फिर आप इसी तरीके से यहाँ आए तो आपको तीसरी कैटेगरी दिख गई, फर्स्ट सेकंड डिवीजन जिनका हो यूजी पीजी में और नेट हो। तो उसी अनुसार फिर दोबारा से यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आपको जो है मिलेगा बच्चों की डिटेल। अब यहाँ पे ध्यान किस बात पर देना है? सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि ये नाम आपको दिख रहा है आख्या ईशा, ठीक है। अब ये जो कैंडिडेट हैं ये अब इस एम्पैनलमेंट के बाद इंटरव्यू देने गई तो वहां पर एक शीट आती है अटेंडेंस की, जो भी लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। उस अटेंडेंस शीट में एक क्वेश्चन होता है आपका एम्पैनलमेंट नंबर, सीरियल नंबर। तो सपोज आख्या ईशा जी इंटरव्यू देने गई हैं। अब ये जब इंटरव्यू देने गए ये कैंडिडेट, तो इनका एम्पैनलमेंट नंबर हो गया 270। तो ये जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं ना, सारी मेहनत आपने इसको लेने के लिए की है। ये जो सीरियल नंबर है यही आपका एम्पैनलमेंट नंबर है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, इस लिस्ट को जारी होने के बाद तो जो आपको सीरियल नंबर मिलेगा उसी सीरियल नंबर को आपको याद रखना है। आप इसी तरीके से इसी एम्पैनलमेंट के फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट और जहां आपका नाम दिख रहा हो उसको हाईलाइट करके उसका प्रिंट आउट लेकर के इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ये प्रोसेस होता है,
ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। सो बहुत ज़रूरी था ये जानकारी आप सभी बच्चों के साथ साझा करना। आशा है ये जानकारी से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो, आपको एक क्लैरिटी मिली हो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, वो किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी इतिहासिका आपसे अलविदा चाहती है इस वीडियो के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने का अवसर मिला हो तो मेरे इस चैनल इतिहास का सफ़रनामा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जो भी कैंडिडेट इतिहास पर अपनी एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, ये चैनल उन सभी के लिए है। तो आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट के माध्यम से आप ये बता सकते हैं कि अगर अभी भी आपका कोई डाउट एग्जिस्ट करता हो, कोई कन्फ्यूजन हो या और क्लैरिटी चाहिए हो, या आपने ऑलरेडी एम्पैनलमेंट किया हुआ है, आप अपने एक्सपीरियंस इंटरव्यू के साझा कर सकते हैं। तो कंप्लीटली एकेडमिक रिलेटेड डिस्कशन को आप कमेंट्स में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।